अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर भारत ने दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसे बड़ा बर वक्त और कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मिला। और हमने देखा कि आज दो MiG-21 जो है भारत के, उनको तबाह किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई। और उसमें एक जो उनका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, उसको पाकिस्तानी जो हमारी अफवाज है उनके इस वक्त हिरासत में है। और ऐसे में हमने देखा कि अब भारत पहले तो इस चीज को कबूल ही नहीं कर रहा था, मान ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई वाकया भी हुआ है। और आज भी मुसलसल उनकी जो ट्रांसमिशन है, बजाय इसके कि वो इसको तस्लीम करते, वो उल्टा एक F-16 जो है वो पाकिस्तानी उसको गिराने की बात कर रहे हैं। जबकि DGI-SPR ने वाज़ेह तौर पे आज कहा कि हमने इस पूरे ऑपरेशन में कोई F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया, बहालत मजबूरी, क्योंकि पहले वो कह चुके थे कि एक उनका जो पायलट है वो लापता है। लेटर ऑन उन्होंने तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान की हिरासत में, और उसको पाकिस्तान की हिरासत में तस्लीम करने के बाद फौरी बात जो है उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन की दुहाइयां देना शुरू कर दी। उसके बाद जो भी सूरत हाल बनी और आगे कहां तक बात जा सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए कराची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद ब्रिगेडियर हारिस नवाज, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, आप रिटायर्ड और साबिक सेक्रेटरी दिफाई। लोधी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हसन अस्करी, दिफाई तज्जियाकार, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्करी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम में तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ डॉक्टर हुमा बकाई, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले नईम खालिद लोधी साहब आपकी तरफ आएंगे। ये जो सूरत हाल बनी कि लेटर ऑन भारत ने बहालत मजबूरी तस्लीम किया, और तस्लीम करने के बाद फौरी तौर पे जेनेवा कन्वेंशन की दुहाई देने लगा, और उसके बाद जो उस शख्स का उनका जो विंग कमांडर अभिनंदन है, उसने बाकायदा उसके क्लिप्स जो है वो पूरी दुनिया में दिखाए गए, सुनाए गए कि पाकिस्तान जिस तरीके से उसके साथ ट्वीट कर रहा है हमारी अफवाज ने, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज गया है इस वक्त पूरी दुनिया में? देखिए जी, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत पुरएतमाद है, और दूसरा हमारी अफवाज ने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म शो किया है, और कोई ऐसी आपको नज़र नहीं आई होगी जिसमें उन्होंने एक्सीड किया हो। एक ख़ास जो तरीक़ाकार जो है मौजूद है। तो बात यह कि उन्होंने तो जितने भी बयानिए दिए, चाहे वो पुलवामा का था या उसके बाद कल की स्ट्राइक का था, कोई उनके पास सबूत नहीं था, बल्कि जो भी सबूत मिलता था उनके खिलाफ जाता था। वो हर सीढ़ी नीचे गिरते चले गए। आज जो कुछ पाकिस्तान ने उनके साथ किया, मजीद उनकी सुबकी हुई, और अभी आगे देखते हैं कि वो क्या सोचेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर उनकी क़यादत, अब क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में है, उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत को सोचना चाहिए कि दो एटमी हमसाए जंग के मुतम्मल नहीं हो सकते, जंग शुरू ना की जाए। और आज जो वज़ीर आज़म ने दूसरी दफ़ा तकरीर की है, आपने देखा बहुत मुख्तसर, लेकिन पैगाम फिर वही पहुँचाया है। कोई उन्होंने ऐसे तासर नहीं दिया कि जैसे कोई जीत का तासर दिया हो। उन्होंने फिर उनको बड़े मुदब्बर तरीके से, बड़े सीरियस तरीके से अपील की है कि आप जो है ना बात कीजिए, आप हमें एविडेंस दें, हम वो भी देखते हैं, और जंगें नहीं हुआ करती न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान। आज का जो मिस एडवेंचर था, भारत को कितना भारी पड़ा? जी देखिए, वो तो बेसिकली एक अहमकाना हरकत की उन्होंने, कल वाली और आज वाली भी। और हालांकि पाकिस्तान ने तो बताया है कि हमने तो अवॉइड किए थे ऐसे टारगेट्स जिनमें, ताकि डैमेज ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो, लेकिन उन्होंने खुद जिसको कहते हैं पंगा लिया, और साफ ज़ाहिर है फिर उसका जवाब उनको मिल गया। तो अभी हमारी ज़रूरत यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें, और अपने दोस्तों को खासकर ये बताएं कि या तो फौरी तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं, जो दोनों मुल्कों को बताए कि भी आगे आप जंग बंदी करें। और अमेरिका जिसकी हम इतनी खिदमत कर रहे हैं लगातार, उनसे भी हमें डिमांड करना चाहिए कि आप इसमें इंटरवीन करें। उन्होंने ऐसे आधा सा जवाब दिया है कि जी अभी हम ज़रा मसरूफ़ हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, जैसे वो इंतज़ार कर रहे हों कि कोई थोड़ी सी मार हमें पड़े, उसके बाद वो देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल को ख़तरनाक अगर लेवल से बचाना है तो दोनों मुल्कों को भी एहतियात करनी पड़ेगी, और अपील करनी पड़ेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो आके मदद करें और आपस में हमें बात करने पर आमादा करें। जब हम
टेबल पर तालिबान को ले गए, उनके कहने पे मुल्ला ब्रादर को ले आए, सब ले आए, तो क्या इतनी भी हम डिमांड नहीं कर सकते कि आप इनको भी टेबल पर लेकर आए? क्या हम वन साइडेड खिदमत के लिए रह गए? तो मेरा ख्याल है कि हमें भी और अपने दोस्त चीन को दोबारा उनके पास जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जी यकीनी तौर से जाना चाहिए। हारिस जवान साहब, हम आज अपनी कैपेबिलिटी जाहिर करके भी, साबित करके भी डायलॉग की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत इसे मुसलसल हमारी कमजोरी समझ रही है। बात की जा रही है CBMs की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, हम तो ले रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमें रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा। हारिस साहब नहीं, देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने शुरू से अमन की बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन ओथ ले रहे थे उस वक्त भी यही बात की थी कि आप एक कदम लें, हम 2 कदम लेंगे। फिर पुलवामा के बाद बड़ी क्लियर बात की कि आप हमें एक्शनेबल एविडेंस दें और उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। और नंबर 2, अगर आप पहले कहते हैं कि दहशतगर्दी पे बात कीजिए, चलें उस पर आके बात करिए। और फिर आज भी यही बात की, हालांकि इतने इंसिडेंट्स के बाद भी। और फिर इंडिया का इतना बड़ा नुकसान, 2 जहाज मार दिए उनको, एक पायलट मार दिया, एक को पकड़ लिया। डिस्पाइट आपने देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कूल एंड काम, कोई उसमें प्राउडनेस नहीं थी। हमने ये नहीं शो किया कि हमने बहुत बड़ा कोई इनका नुकसान किया है। दिस शोज मैच्योरिटी और रिकंसिलेशन। इसलिए कि जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनकी मुसल्लह फौज बहुत ट्रेंड होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, लीडरशिप पे उनका कंट्रोल होता है, पूरी कौम जगजा होती है, वो अपने एक्शन से बताते हैं। हमने उनको एक्शन करके बता दिया कि हम कितने ट्रेंड हैं, कितने वेल बैलेंस्ड हैं, हमने अपने टारगेट कैसे सिलेक्ट किए हुए थे, हमने प्रोवोकेशन नहीं की, ना हम आपकी प्रोवोकेशन में आए। आपने पहले हमारी सरहदें अबूर की, इवन देन हमने प्रोवोकेशन में नहीं किया। हमने सुबह सिर्फ आपके टारगेट सिलेक्ट किए, उनको लॉक ऑन किया। हमने सिर्फ जो प्लेन एरिया था जहां कोई आबादी नहीं थी, वहां पे एक रॉकेट फायर किया, बताया कि हमारी कैपेबिलिटी ये है। फिर आपने 2 जहाज और भेजे, फुली लोडेड आर्म्ड, उन्होंने हमारी एयर स्पेस वॉलेशन की एंड देन वी शूट देम डाउन। सो दिस स्पीक्स कि हाउ मच वी आर देयर, प्रोफेशनली कितने अच्छे हैं, हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग स्ट्रेन रिस्ट्रेन। हम अभी भी कुछ नहीं करना चाहते, हम अमन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वॉर की डायनेमिक्स क्या होती हैं। एक दफा लड़ाई हो जाती है, फिर यू डो नॉट नो वेयर इट इज गोइंग टू एंड। ये नरेंद्र मोदी को बताने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि ही इज हिंदू इंतहा पसंद, हिंदुत्व का नारा लगाता है, इसका बीजेपी का लीडर है, RRS विंग का लीडर है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना है, ये किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अभी बहुत मौका है, हमने उनको बता दिया, लास्ट वार्निंग दिया, बट स्टिल फील ये 1-2 नाइट्स आर वेरी वेरी प्रिकेरियस, इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेन वेरी अलर्ट। और यकीनी तौर से बिल्कुल उस पे अलर्ट भी है। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, भारत में इलेक्शन और फिर मोदी जी की ये सियासत जो आजकल हम देख रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है खुद भारत को भुगतना पड़ रहा है इंतहाई हजीमत की सूरत में, मजीद क्या गुल खिलाएगी, जबकि उनका बेस जो है वही शिद्दत पसंदी है। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, फरमाइएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी की हुकूमत है, मोदी साहब की हुकूमत है, उसने एक मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो प्रमोट किया है। उसकी वजह से जो उनकी तरफ से इंतहा पसंदाना जो पॉलिसीज के इम्कान को अब भी हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी सियासत की ज़रूरत है कि वो ये दिखाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई की जा सकती है। ये वो प्रेशर्स हैं जो उनके सपोर्ट बेस, जो कि राइट विंग रिलीजियस हार्डलाइन हिंदू ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से ये पैदा हुई है। तो इसलिए ये बात सही है कि खतरात अब भी मौजूद हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामयाबी से उनके 2 जहाज गिराए हैं, उससे थोड़ा सा कॉशन उनके जहन में पैदा होगा कि उनका तो ये ख्याल था कि एक इजी वॉक है पाकिस्तान के ऊपर और वो जो है अपने कुव्वत के इस्तेमाल से एक इस इलाके में पाकिस्तान पर अपना एक सिक्का जमा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो दिफाई पॉलिसी है, डिफेंसिव पॉलिसी है।
ऑफेंसिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है वो पाकिस्तानी इलाके के अंदर की है, हिंदुस्तान के अंदर जाके नहीं की, जो कि ऑफेंसिव पॉलिसी कहलाती है। पाकिस्तान में वो आए, पहले आए, आज भी आए, ये दोनों एक्शंस जो थे वो ऑफेंसिव पॉलिसी थे और डेंजरस पॉलिसी थे, और एस्केलेशन जो है हमारे यहाँ होती हुई नजर आती है। और यही अब उम्मीद कर चाहिए कि अक्ल जो है पे चलते हुए वो इस रुझान को, यानी एस्केलेशन के रुझान को रोकेंगे और डायलॉग के जरिए मामलात को तय करने यानी दुश्मन अंदाजा लगा ले कि हमारी डिफेंसिव जो है इस तरीके आई है, तो हम अगर ऑफेंसिव होने पे आ जाएं तो क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगा लेना चाहिए। डॉक्टर हुमा मकाई ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, किस तरीके से आपने देखा ये जो एक मिस एडवेंचर है मोदी सरकार का, ये कितना भारी पड़ रहा है न सिर्फ भारत को, पूरे रीजन को? देखिए, मिस एडवेंचर ये इसलिए हो गया क्योंकि इसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से नेविगेट किया। अगर हम प्रोवोकेशन पे रिस्पॉन्ड कर देते तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान के गले पड़ जाता, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रवैया ये है कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो भारत को भी कुछ नहीं कह रहे, कोई पोजीशन नहीं ले रहे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। कह रहे हैं दोनों ताकतें, दोनों ममालिक जो हैं वो फोर्स का इस्तेमाल ना करें। तो पाकिस्तान ने इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को बहुत नेविगेट किया है, लेकिन मैं नहीं समझती कि खतरा टल गया है। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर है, क्योंकि 21 जमातें जो हैं बशमूल कांग्रेस, उन्होंने आज कलेक्टिवली एक स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी ने तो फौज को झोंक दिया एक सूरत हाल में और इंडिया बंद गली में है। तो मेरे ख्याल है कि इट्स टाइम कि इंडिया की सिविल सोसाइटी जो है वो अब नरेंद्र मोदी को नॉक करे, क्योंकि ये मूवमेंट अंदर बनेगी तो ये रिस्ट्रेंट आएगा। बाहर से मैं नहीं समझती कि कोई भी कैपिटल इस वक्त अलावा इसके कि तशवीश का इजहार कर रहा है और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा है, इसके अलावा मैं कोई बहुत प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स नहीं देख रही हूँ। बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खतरा पूरी तौर पे टला है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंडिया किसी और मजीद स्ट्रिंजेंट एडवेंचरिज्म की तरफ जा सकता है जो ज़ाहिर खित्ते के लिए भी नुकसानदेह होगा, या वो रेगुलर वॉरफेयर से इरेगुलर वॉरफेयर की तरफ आएगा। लेकिन बहर सूरत देखिए, नरेंद्र मोदी को इस वक्त डेस्परेटली कोई फेस सेविंग चाहिए और इस वक्त वो बहुत फंस गए। ठीक है, अब ये यही बड़ा बुनियादी फर्क है इस वक्त और भारत के दरमियान के पाकिस्तान में हमारी हुकूमत, हमारी फौज और हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं सब ऑन बोर्ड हैं। कल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी होने जा रहा है और आज पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास भी जो है उनको ब्रीफिंग भी दी गई, इन कैमरा सेशन हुआ। तारिक चौधरी साहब बताइएगा, आज क्या कुछ सुना गया, वहां पे कुछ सुनगुन आपको मिली है इजलास की? देखिए, जो ज्यादातर जो गुफ्तगू थी वो तो इन कैमरा थी, उसके हवाले से जो है वो तफसीलात जो है वो बताना तो अगर मालूम भी हो तो वो मुनासिब मालूम नहीं होता, लेकिन जो चीजें हमारे इल्म में हैं और जो चीजें बयान की गई हैं उसमें दो तीन चीजें बहुत अहम हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ ने और DGISPR ने और दीगर जो सेंसिटिव जो शोबे हैं, अदारे हैं, उनके सरबराहों ने भी बड़ी तफसील से ब्रीफिंग दी है पार्लिमानी लीडर्स को। यानी मुल्क की जो पार्लियामेंट लीडरशिप है और जो असली लीडरशिप है जो कि बाकायदा महारे जंग पर मौजूद रहती है, उसने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जो सारी इस सिचुएशन का पस मंजर है और फिर ये है कि इसके साथ जो जो असास में वाबस्ता है, वो सारी चीजें पार्लियामेंट लीडरों को बड़ी तफसील से बताई हैं। और उसके बाद जो हमारी इतलात है कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडरों का ताल्लुक अपोजिशन से हो या हुकूमत से है, वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आए हैं उस ब्रीफिंग से। फिर दूसरी बात यह है कि इस ये जो पार्लियामेंट लीडरशिप की का इजलास है, इसमें जो कंसेंसस आया है वो बड़ी अहम चीज है कि सब में आसू जरदारी हो या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो या दीगर जमातों के, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हो, सब ने ये कहा कि हम पूरी कौम जो है, सारी लीडरशिप वो फौज की और हुकूमत के साथ खड़ी है, कौम के साथ खड़ी है इस मौके पर, जबकि दुश्मन जो है वो जारियत पर आमादा है और उसने 2 दफा जारियत की कोशिश भी की है और 2 दफा उसको मार भगाया गया है। तो ये बड़ा अहम पैगाम है। ठीक है, ये बात जो आने वाले दिनों में, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दीजिए, आने वाले दिनों में, अगले चंद दिनों में जो खदशात है, मैं इससे ज्यादा
खुल के बात नहीं करूंगा, जो खदशात वाबस्ता है अभी लाहक हैं, उनको उनके बारे में भी कौम की लीडरशिप को आगाह कर दिया गया है कि क्या मुमकिन एडवेंचर हो सकता है। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, अगरचे एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, दूसरी तरफ जो अरब मुल्क लीडरशिप है, चाइनीज लीडरशिप है, ईरान है, टर्की, सब अगरचे भारत को ये मशवरा दे रहे हैं, दोनों मुल्कों को मशवरा दे रहे हैं, लेकिन हम तो चूंकि यहाँ पर बैठे हैं रिसीविंग एंड पे, हमारे यहाँ तो अग्रेशन हुई है, कोशिश की है भारत ने, तो भारत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात किए जाएंगे, अगर स्टेट्स का मुजाहरा किया जाएगा, अगर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाएगा, तो बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। सारी दुनिया की जानिब से भारत को ये एडवाइस किया जा रहा है। तो आज अब तक जो एफर्ट्स हुई है डिप्लोमेटिक और आने वाले दिनों में हो रही है, उनके बारे में भी पार्लियामेंट्री लीडरशिप को आगाह कर दिया गया है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आज का होने वाला ये इजलास वाहिद इजलास नहीं है। आज एनसीए का इजलास भी था, कल जो था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, और कल सुबह वफाकी काबीना बैठेगी, और उसके बाद जो है कल शाम, कल सुबह को तकरीबन 3 बजे जो है पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। तो एक पूरा सीक्वेंस है किस तरीके से दिफाई से लेकर ठीक है लीडरशिप है। और हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लोधी साहब, अब जाहिर है कि ये एक बड़ा दाखिली और खारजी प्रेशर है इस वक्त भारत के ऊपर, किस तरीके से निकल पाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वहां पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले, और दूसरा पूरी दुनिया इस वक्त, जैसा कि हुमा बकाई ने भी अभी कहा कि बात ये नहीं हो रही है, कहा कि दोनों मुल्क जो है वो मामलात को ठीक करें। तो क्या इस वक्त आप समझ रहे हैं कि होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होगी इसको पूरे मामले को डी एस्केलेट करने के लिए? देखिए, ये आइडियल तो ये थी कि ये मामला यहाँ तक पहुँचते ही ना, लेकिन आइडियल सिचुएशन से तो हम आगे आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो हिस्ट्री है इंडिया की उसकी बुनियाद पर, और जो बीजेपी में इस वक्त लोग आए हुए हैं पॉलिटिशियन जो हेड कर रहे हैं, उनकी बुनियाद पर बात यह है कि जो हम अमन का हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं, या जो दुनिया उनको कह रही है कि आप रिस्ट्रेन करें, इसका इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो आज हमने एक्शन किया है, ये उनको बहुत मुतासर करेगा, उनकी थिंकिंग को। तो ये सीधी सी बात है कि इसकी वजह से जो आज हमने एक्शन लिया, उसकी वजह से एक डिटरेंस दोबारा रीस्टैब्लिश हुआ है, और ये आपके प्यार की, मोहब्बत की, अमन की बातें उन पर कोई असर नहीं डालेगी। हाँ, उसका असर इंडियन सिविल सोसाइटी पर है, जैसे डॉक्टर हुमा बकाई साहब कह रही थी, उनकी तरफ से जो आवाज़ें उठ रही है वो एक इंटरनल प्रेशर डालेंगी। लेकिन जो असल प्रेशर जिसको वो मानेगा और जिसकी बुनियाद पे अपना रवैया चेंज करेगा, वो जवाब है जो टिका के आज पाकिस्तान ने दिया है। और इसके बाद भी अगर उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको समझ ना आए कि आगे, और ये एक किस्म की फायर ब्रेक है, टेक्निकल टर्म्स में इसको कहते हैं कि जब एक ख़ास नहज पे जाके आप मौका देते हैं अमन को, तो पाकिस्तान ने अमन का मौका दिया है। लेकिन अगर तो उनके होश ठिकाने आ गए तो ज़रूर, जैसे मैं कहा करता हूँ कि उन्होंने अगर जायका चख लिया है चावल थोड़े से खा के, तो काफ़ी, अगर पूरी देग खाना चाहते हैं तो ये वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उन पर जो चीज़ असरअंदाज होगी वो हमारा जवाब होगा जब भी उनकी तरफ से कोई सवाल उठाया जाएगा। ये बाकी बातचीत जो है ये वो चिकने घड़े हैं, उनके ऊपर से यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और यकीनी तौर से आज की जो बात है वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी समझ में आ गई होगी। नाज़रीन, हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, और आज की पूरी सूरत हाल और इस सूरत हाल आगे कहाँ जा सकती है, भारतीय जारियत जो है वो कितनी संगीन है और इसके क्या नताइज होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। भारतीय जारियत और उसके बाद उसको मिलने वाला तगड़ा और कड़ा जवाब, जो कि आज पूरे दिन जिसके ऊपर बात हुई। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सूरत-ए-हाल ये है कि आज पूरा दिन इंडियन मीडिया जो उनके 2 MiG-21 यहां पर हमने गिराए उसके बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, कोई उसकी तरफ बात नहीं की जा रही थी। लेकिन एक जा रही थी कि वो उन्होंने मार गिराया, जिसपे DSPR ने बाकायदा उसकी तरदीद भी की। हमने इस पूरे F-16 कि आज इंटरनेट, आज सोशल मीडिया जब बहुत वाइब्रेंट है, ये भारत की 1 अरब 25 करोड़ आवाम क्या वाकई इतनी सादा लो है, इतनी बेवकूफ है कि वो उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनको किस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। हारिस साहब देखें पाकिस्तान ने जिस वक्त ये एक्शन किया, उनके जहाज शूट डाउन किए, उनके पायलट को पकड़ा, एक मिनट की खबर अपनी कौम को दी।
उनको सब चीज़ें बताई गई, उनको वीडियो क्लिप्स दिखाए गए, उनको स्क्रीनशॉट दिखाए गए, जहाज़ का इंडियन फ्लैग दिखाया गया, पायलट से जो डीब्रीफिंग की गई वो बताया गया, एक एक चीज़ हमने बताई। इसका मतलब ये है कि हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने उनका जहाज़ भी गिराया, दोनों जहाज़ गिराए, और उसके बाद एक पायलट को हमने अरेस्ट भी कर लिया। ऑन द कॉन्ट्री, इंडियन ने कल भी झूठ बोला रात को कि जी हम गए, हमने 350 दहशतगर्दों को मार दिया, उसके बाद हमने बड़ा नुकसान किया। क्या इन्होंने एक भी दहशतगर्द की को दिखाया जख्मी हुआ, या वो उसको कोई पड़ा हुआ हो, या वो उसको कफन में लपेट के जनाजे में लेके जा रहे हों? कोई चीज़ दिखा सके? हर चीज़ इनकी आजकल जो कि एयरक्राफ्ट होते हैं वो कैमरे में महफूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 जो आज उन्होंने बात की कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया। बात यह कि अगर गिराया या आपने फ़ज़ा में देखा, फायर किया, कोई उसकी वीडियो दिखा दे। फिर F-16 ने हमारे इस डॉग फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने इनके जहाज शूट किए हैं, और ये कितना झूठ बोलते हैं। इधर हमने पायलट अरेस्ट कर लिया हुआ था, जहाज गिर गया हुआ था, हम दिखा ये कह रहे हैं जहाज का पता नहीं है, वो पायलट गया था अभी तक नहीं आया, जैसे वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। तो इससे इनका झूठ बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये इतने इनको खिफत मिटानी पड़ी है, इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है, इतना बड़ा तमाचा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह पे लगा है कि अब मेरे ख्याल में पूरी कौम इसके खिलाफ है। इसने जो वोट बैंक लेना था इलेक्शन में वो भी इसका ख़त्म हो गया। जो ये चाहते थे कि एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर हम लेंगे और हमारी पॉलिसी हिंदुत्व को करना, वो भी ये नहीं कर सके। तो इसलिए अब इनकी कौम का दिल इनसे उतर गया है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो गया है, और अब ये अपने वुंड्स को चाट रहे हैं। नोज से इनको ब्लीडिंग हो रही है, इनको अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जहां एयर स्पेस पे हमारे खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि दे नो कि द एयर फोर्स इज वेरी सुपीरियर। ग्राउंड फोर्सेस हमारे जो हैं they are battle hardened, they are fully trained, and they are all pitched on the line of control, and they are waiting for them to do any misadventure। वहाँ भी इनको प्रॉब्लम है। I still feel अपनी कौम को कुछ करने के लिए ये कुछ ना कुछ अभी हो सकता है कि आज रात को, कल रात को जरूर करेंगे। भिगी बली बने हुए, इसका मतलब they want to do something। ठीक है डॉक्टर बकाई, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ये वाली सूरत-ए-हाल, और यकीनी तौर से खराब सूरत-ए-हाल होगी, ये कहीं से भी आइडियल नहीं इसे आप कहा जा सकता। इन सारी चीजों को जो उनको खिफ़त और हजीमत का सामना पिछले 3 दिन में लगातार पैर दर पैर हर चीज में उठाना पड़ा, इसको इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से देख रहा है? वहां पे क्या राय बन रही है? क्योंकि वो चीज सामने नहीं आई जिस तरीके से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि आनी चाहिए थी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। देखिए एक बात तो जरूर हुई है, और वो ये कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के हवाले से एक हाइप बिल्ड की हुई थी कि जी पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, तो आज पाकिस्तान पीस कल्टिवेटिंग स्टेट है। और बावजूद इसके कि इस वक्त हमें एक हाई ग्राउंड हासिल है, हमने फिर भी अमन और डायलॉग की बात की है। लेकिन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा अहम बात कुछ और है, और वो ये है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एस्केलेशन ऑफ वायलेंस होता है और इस किस्म की सूरत हाल होती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक ही मौक़िफ़ और थ्रस्ट होता है कि जो टेंशन्स हैं उसको कम कर दें। तो इनकी एक फायर ब्रिगेड अप्रोच है। द फैक्ट कि ये जो फेस्चरिंग वोंड है कश्मीर का, जो बार बार सरफेस करता है और हम 5वीं जंग के दोहराए पे खड़े हैं, उसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की पुष्टपनाही भी करती है, और जो कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है उसकी चशमपोशी भी करती है। मेरी गुजारिश ये है कि अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के तक महदूद नहीं है। अब एक न्यूक्लियर डायमेंशन है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन चाहे अफगानिस्तान में हसूल अमन हो या चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, ये तमाम चीज़ें अब जुड़ गई हैं इंडिया पाकिस्तान के अमन से और कश्मीर के इशू से। तो ये जो फायर ब्रिगेड अप्रोच है ना, कि अगर टेंशन्स बढ़ें तो उन्हें इस लेवल पे ले आओ कि न्यूक्लियर होलोकास्ट का खतरा टल जाए, और फिर सूरत हाल को इसी तरह चलने दो। और इंडिया को एक उन्होंने समझिए स्पेस दी हुई है कि इस खत्ते में वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। मेरा ख्याल है कि जब हम अपनी इस एक्टिव इमीडिएट सफारतकारी से बाहर निकलें, जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत अच्छे और फाल तरीके से कर रहे हैं, हमें इसके
के हवाले से बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक और बात जो यहाँ बहुत हो रही है, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और हमने ये कर दिया। आज इमरान खान साहब ने भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को सामने लेके बात की। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें ये भी कि जब इतनी खतरनाक सूरत हाल हो तो दुश्मन को भी फेस सेविंग देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडिया को फेस सेविंग की ज़रूरत है। तो हमने अभी तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, थोड़ी मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि सूरत हाल ठीक हो, क्योंकि अगर जंग होती है तो बाय डिफॉल्ट हमारा भी नुकसान है। ठीक है, यकीनी तौर से फेस सेविंग जो है वो अगर उसको उस तरीके से लेना चाहे ये इसके ऊपर जरूरी बन जाता है। अस्करी साहब, हम फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, हम पीस इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बात जो है यहाँ पे की जा रही है कि इंडिया में कुछ ये भी आवाजें आ रही है कि FATF के जरिए जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर करे। तारिक चौधरी साहब, ये भी वहां से आवाजें उठ रही हैं। जी जरा सवाल दोहराइएगा अपना। मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक अच्छे पैराई में जाना चाहिए, आगे लेके चल के सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहिए, लेकिन भारत में ये कहा जा रहा है कि आलमी बिरादरी जो है FATF पर जोर देके पाकिस्तान को प्रेशराइज करे। देखिए, ये भारत जो है वो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम है उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के किसी फर्द को, पाकिस्तान की किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिलवाने के लिए बड़े अरसे से कोशा है। इस हवाले से आपको याद होगा कि चंद साल पहले गोवा में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस से लेकर और उसके बाद जो मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सालाना मीटिंग्स होती हैं और उसके अलावा दीगर जो फोरम है उन पर उसने ये कोशिश की। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो सफारती जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त मालिक हैं, उन्होंने हमेशा इन कोशिशों को न सिर्फ ये टैकल किया बल्कि नाकाम भी बनाया है। लेकिन अभी भी भारत जो है वो उसके सफारतकार इस हवाले से कोशिश करते रहते हैं। तो भारत की तरफ से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर बात यह है कि पाकिस्तान ने देखना है कि हमने अपना केस जो है वो किस तरह प्रेजेंट करना है। जिस तरह चंद साल पहले जब कुलभूषण गिरफ्तार हुआ था और रंगे हाथों पकड़ा गया था, दहशतगर्दी में मुलव्वस था और उसने फिर खुद एतराफ किया, यानी एक इकबाली और इतराफी मुजरिम था। उसके बाद से जिस तरह से पाकिस्तान ने खतूत लिखे, जिस तरह से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आलमी सरबराहों को मुखातब किया, वो मामला तो भी चल रहा है। अब देखिए, ये बड़े अरसे बाद एक फिर पाकिस्तान पर मौका मिला है कि हम अपना केस जो है एक मरतबा फिर आलमी फोरम्स पर, आलमी थिंक टैंक्स पर और अपने इत्तेहादी और दोस्त मुल्कों के सामने पेश कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम इससे पहले बात करते रहे हैं कश्मीर में जारियत की, कश्मीरी अवाम के साथ जालिम और भारत के जारहाना रवैये की। अब ये गुज़श्ता 2 दिन के जो वाक़यात हैं, दोनों दिनों में साबित हो गया। कल भी है भारत के जो तैयारे आए और पाकिस्तान के दूध में दखलंदाजी की, अगरचे उनको बाहर भगाया गया, लेकिन ये एक मुसलमा और स्टेब्लिश वाक़या है। उसके बाद आज जब सुबह भारतीय तैयारे जो है पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुए और पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको टैकल किया बल्कि इंटरसेप्ट किया, बल्कि उनमें से 2 को गिरा दिया। अब एक तैयारे का मलबा पाकिस्तान की हदूद में गिरा हुआ है। उसको चलाने वाला फाइटर पायलट जो कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आया था, वो पाकिस्तान की तहवील में, ठीक है, हमारी तहवील में है। अब दुनिया को ये बावर कराना बड़ा आसान है सफारती तौर पर। हमारे पास एक दलील का हथियार है कि ये है वो मुल्क जिसको हम गुज़श्ता कई माह से बिलखसूस और बिलअमूम और खास तौर पर पुलवामा वाक़े के बाद बिलखसूस हम ये बार बार ऑफर कर रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें, आए अमन की बात करें। 19 जुलाई से लेकर और आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 दफा खिताब कर चुके हैं। पाकिस्तान की काबीना जो है ये बात कह चुकी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ये बात जा चुकी है और हर जगह से, हर फोरम से ये कहा जा चुका है भारत को आए बात करें, आए बातचीत। लेकिन भारत जो है उसके ऊपर तैयार नहीं। भारत जो है इसको फुल और फुली इलेक्शन पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहा है। आगे क्या सूरत हाल होनी चाहिए और क्या तकाजा इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी के हवाले से, ये अगला सवाल होगा पूरे पैनल से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाक भारत कशीदा ताल्लुकात, इसमें हमेशा जो बोन ऑफ कंटेंशन रही है वो मसला कश्मीर है। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप कहेंगे कि इस मसले को कितनी जो हमारी कामयाब सिफारतकारी के जरिए इसको किस तरीके से उजागर किया जाए? OIC का इजलास जो है वो होने वाला है, सुषमा स्वराज उसमें उनको आना है और जो हमारे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि वो वहां पर नहीं जाएंगे। आज क्या तकाजा है
पाकिस्तान के हवाले से कामयाब सफारतकारी का कि यह मसला हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल हल हो मसला कश्मीर? देखें, इस वक्त कश्मीर जो है ये बहुत बॉइलिंग पॉइंट पर है, इंडिजिनस मूवमेंट है, और बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वहाँ के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, और इंडिया इसमें बहुत आसान उनका काम कर रहा है। जब आप उनके नौजवान जो बच्चे हैं उनके वालिदैन को, बहन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, ये वो जवान हैं जो उठ के अब इनको मार रहे हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं। और आपके सामने ये आदिल डार की मिसाल है जिसको आपने पहले बंद भी किया, उसके फैमिली को भी मारा, नुकसान किया, तो उसने ये बदला लिया है। तो इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ इसको उजागर करना है। वजह यह है कि देखें, कश्मीर की आवाज़ है पाकिस्तान। जब उनका कोई भी औरत, बच्चा, बूढ़ा शहीद होता है, वो पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेटते हैं। दिस शोज द लव फॉर पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के लिए वो नारा लगाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को OIC में भी पॉइंट उठाना चाहिए। फिर कश्मीर कमेटी को हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पाकिस्तान, हु शुड गो टू द वर्ल्ड एंड टेल द पीपल कि कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, क्लिप्स लेके जाएं, दिखाएं क्या जुल्म हो रहा है। एक तो ये बात है। उसके बाद OIC में जाके जाहिर है कि मुझे उम्मीद है कि OIC जो है वो इनका इनविटेशन कैंसिल करेगी, सुषमा स्वराज का और शामिद कुरैशी जाएंगे, वहाँ ये पॉइंट उठाया जाए। अच्छा। और बताया जाए दुनिया को कि कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ये एक दो मुल्क न्यूक्लियर है, उनका ये बहुत बड़ा मसला है को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे रिजॉल्व करना है? यूनाइटेड नेशन की करारदाद मौजूद है, इन चीज़ों को देख के फैसला किया जाए, मेरे ख्याल में इसका हल निकल सकता है। डॉक्टर हुमा बकाई, आप समझती हैं कि वाकई ऐसा मुमकिन हो जाएगा कि उनका इन्विटेशन जो है वो कैंसिल किया जाए OIC में? नंबर 2, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 135A उसके जरिए वहां पे नॉन कश्मीरीज को ला के बसाने की बात की जा रही है, कश्मीरीज को जो है वो अकलियत में तब्दील करने की बात की जा रही है। वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए? देखिए, हमारा रोकने का तरीका वही है जो हम अब तक कह रहे हैं। हारिस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कश्मीर कमेटी है उसको फाल करने की ज़रूरत है। अभी तक तो जो कश्मीर कमेटी की चेयरपर्सनशिप है वो माजरत के साथ सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होती रही है ना। जिनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता था वो कश्मीर इशू के हवाले से किससे बात कर सकते थे, कहाँ जा सकते थे? अभी एट प्रेजेंट सेटअप में आपने कोई फर्क देखा है? एट प्रेजेंट सेटअप इस वक्त आपने कोई फर्क देखा है? एट प्रेजेंट सेटअप में मैं समझती हूँ कि सरदार मसूद खान साहब बहुत फाल नजर आते हैं आपको, जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के। लेकिन और उनको वहाँ लाया गया और वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आगे लाते हैं और कश्मीर का मौक़िफ़ भी बहुत फाल तरीके से आगे लाते हैं, चाहे नेशनल फोरम्स हो चाहे इंटरनेशनल फोरम्स हो। लेकिन आपने अभी सवाल ये किया था कि हमारी सफारतकारी का थ्रस्ट क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारी सफारतकारी का थ्रस्ट ये होना चाहिए कि हम कहें कि जो कश्मीर का इशू है वो इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है। पहली बात ये कि अब ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये ह्यूमन राइट इशू है। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि जो खित्ते का अमन है और जो खित्ते में बड़ी ताकतों के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो वॉशिंगटन हो चाहे वो बीजिंग हो, वो जुड़े हुए हैं इस बात के कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो कॉरिडोर की पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकती और अफगानिस्तान का अमन भी नहीं चल सकता। जो खतरा है वो ये नहीं है कि बॉर्डर पे किस तरह की एस्केलेशन होगी, खतरा ये है कि क्या अफगानिस्तान में जो इंडिया ने अपने लिए स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल की है वो किस हद तक जाएगा उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और जब वो उसके हाथ से निकलने लगेगी तो फिर वो किस हद तक जाएगा कि वहां पर अमन इनिशिएटिव्स को जेपिटाइज करे जहां अब उसका किरदार कमजोर हो गया या मार्शलाइज्ड हो गया। ये वो बड़ी पिक्चर है जिसके हवाले से मेरे ख्याल है फ्यूचर में सफारतकारी होनी चाहिए। इस बड़ी पिक्चर के लिए जो बिग पावर प्लेयर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा। बहर सूरत तारिक चौधरी क्या कहते हैं? ठीक, तारिक चौधरी साहब। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जो बिग पिक्चर जो बात की जा रही है उसके लिए जो बिग पावर प्लेयर्स हैं अमेरिका को आगे आना पड़ेगा, और जाहिर है कि जो बड़ी नेशंस जो हैं वही आगे आके बहुत हेल्प कर सकती हैं इस मामले को रिजॉल्व कराने में। देखिए, बड़ी ताकतें हों या छोटे ममालिक हों, सिफारिशकारी की दुनिया में अपना अपना वेट होता है। और आप देख रहे होंगे गुज़श्ता 2-3 दिनों से जो कॉन्शियस जो ममालिक हैं, जो समझते हैं
कि इस एस्केलेशन से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए ये जो खिता है पाकिस्तान इसका गिरदन हुआ, इस एक छोटे से एरिया में ही चार एटमी ताकतें हैं और जो बड़े जिम्मेदार ममालिक हैं उनको इसकी नज़ाकतों का एहसास है। अब तक तकरीबन तमाम ममालिक और तमाम जो आलमी लीडर हैं वो भारत को और पाकिस्तान दोनों को मशवरा दे चुके हैं इस हवाले से। लेकिन बेसिकली ये मशवरा इंडिया के लिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने दफा की बात करता है। अब देखें कि ईरान की जानिब से, टर्की की जानिब से, चाइना की जानिब से, तमाम मुल्कों की जानिब से, सऊदी अरब, यूएई सब की जानिब से यह कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात करें। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आजकल एक दौरे पर है, वियतनाम में है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने कहा है इस बात का इम्कान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद अपने वियतनाम के दौरे के दौरान ही या फिर ये है कि वियतनाम के दौरे के बाद यानी पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे हो सकता है कि टेलीफोन पर राब्ते में हो, राब्ता करें और राब्ता करने के बाद जो है वो दोनों मुल्कों के साथ दोनों मुल्कों को एंगेज करने की कोशिश करें। इससे पहले 3-4 रोज पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा था कि इस खित्ते की सूरत हाल क्रिटिकल है और पाकिस्तान इंडिया को मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कल शाम हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने मिस्टर माइक पोम्पियो से रब्ता किया। उसके बाद माइक पोम्पियो का जो बयान आया सामने उसमें भी उन्होंने यही कहा कि एंगेजमेंट के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर, बातचीत के बगैर मामला हल नहीं होगा। तो अब दुनिया की जानिब से तो भारत को मशवरा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो मामला इस वक्त है एक जो कंटेंशियस इशू पैदा हुआ है और जो जिस तरह से भारत जो है इस मामले को आगे बढ़ा रहा है उसका रास्ता तो यही है कि बात करें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो आज फिर जो है आज उन्होंने खिताब किया दोपहर में, उन्होंने एक मरतबा फिर कहा, सारी सूरत हाल को बयान किया, ये भी बयान किया कि पाकिस्तान ने जवाब क्यों दिया, किन हालात में दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया कि हम एक मरतबा फिर भारत को ये कहते हैं कि भारत आए और बातचीत करें। अब जो बैनुल अक़वामी एनवायरनमेंट है वो मुज़ाकरात की जानिब ले जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की लीडरशिप जो कि भारतीय जारियत, जिसको भारत जारियत का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ से भी ऑफर हुई है, यानी इतनी रिस्ट्रेंट्स का नजारा किया जा रहा है। शायद मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी, नईम लोधी साहब, डॉक्टर हुमा बकाई और हारिस नवाज साहब, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है कि देखना यह है कि सूरत हाल क्या रहती है। कल पार्लियामेंट सेशन भी है और उससे पहले जो है भारत, अल्लाह करे कि भारत को इस वक्त अकल आ जाए, वो होश के नाखुन ले, क्योंकि जंग जो है इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता, जंग में किसी की जीत नहीं होती, जंग में सिर्फ इंसानियत की हार होती है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।